हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे मिसिंग टेबल डीआई। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर जैसे टेबल पहले अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें क्या था, सारे के सारे नंबर्स यानी सारे के सारे टेबल्स क्या कहते हैं, डेटा, सारे के सारे डेटा हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है। लेकिन इसमें देखो यहाँ डी का कुछ डेटा गायब है, सी में कुछ डेटा गायब है, ए में भी कुछ डेटा गायब है, बी में भी। इसी तरीके से सब में कुछ ना कुछ डेटा गायब होता है, वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है। इस तरीके का होता है। तो चलिए इसको हम करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और इस टाइप का आज एक वीडियो आ रही है, कल एक लास्ट वीडियो आएगी। कल थोड़ा एडवांस लेवल कराएंगे हम लोग। ठीक है। तो बस ये 2 दिन लेके आएंगे हम लोग, उसके बाद फिर लाइन ग्राफ डीआई शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अब तक हमने जो करा है, कोई सारे के सारे सेट हमने अच्छे ही किए हैं। मैं छाट छाट कर ही लेके आ रहा था, हर सेट में हमने कुछ ना कुछ सीखा ही है। ठीक है। चलिए फिर इसको हम पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये तो कुछ खास है नहीं। और डीआई मैंने आपको टेबल आपको समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है। देखो ये कुछ नेम दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। एक मान लो किसी कोई व्यक्तियों के नाम है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया। तो इनकी टोटल सैलरी है 45,000। मान लो एक की सैलरी 45,000 है। एक्सपेंडिचर देखो, टोटल सैलरी यानी कि वेतन हिंदी में। ठीक है। एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और सेविंग यानी बचत। समझ गए, हिंदी वाले आप लोग सुन लेना। तो अगर सैलरी इतनी है तो उसने खर्च इतना कर दिया, और बचा कितना ये हम निकाल लेंगे। अब किसी की सैलरी 38,000 है, खर्च कितना किया इतना, अब सेविंग कितनी है, इसमें से हम इसको घटा देंगे, सैलरी आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। ठीक है। इतनी सैलरी है, इतना खर्च कर दिया, जो बचा हुआ हो वही तो बचत है। ठीक है। अब डी में इन लोगों ने हमें ना सैलरी दी है, ना ही एक्सपेंडिचर दिया, ना ही खर्च दिया, बस सेविंग दी है। तो हम ये दोनों नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ई में क्या है, ई में हम इसका भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ खर्च दिया है, ना सैलरी दी है ना सेविंग दी है। तो हमें पता ही नहीं सैलरी कितनी है, तो खर्च सेविंग क्या होगी हमें पता ही नहीं। ठीक है। लेकिन एफ में इसने हमें दे रखा है, टोटल सैलरी दे रखी है, बचत दे रखा है। यानी कि टोटल सैलरी में से अगर हम बचत को घटा दें तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। समझ गए आप लोग, इतनी सी बात समझ में आ रही है, समझ गए ना। चलिए मान लो, जैसे मैं एक चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर। मान लो किसी की टोटल सैलरी है। ठीक है। बनती कैसे टोटल सैलरी, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि खर्च और बचत, इन दोनों को मिलाकर बनती है सेविंग यानी वेतन, सैलरी। ठीक है। यानी वेतन। जब सैलरी में क्या होता है, सैलरी जब हमें कोई सैलरी मिलती है तो उसमें हम खर्च करते हैं, कुछ खर्च करने के लिए, कुछ बचाने के लिए होता है। ठीक है। तो भाई उन्हीं दोनों को मिला के बनती है सैलरी। ठीक है। तो इसी उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले इंग्लिश वालों को बच्चों को बता देता हूँ। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ ई स्पेंड्स 88% ऑफ हिज सैलरी, व्हाट इज रेशियो बिटवीन हिज टोटल सैलरी एंड सेविंग। बस इतना सा पूछ रहा है। पूछा क्या उसने कि यदि ई अपने वेतन का 88% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका 88% है। ई की बात हो रही है यहाँ पे, दिखा देता हूँ मैं। ई कि अपने वेतन का, वेतन हमें दिया नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। ई अपने वेतन का 88% खर्च करता है। खर्च ये है एक्सपेंडिचर ऊपर, या एक्सपेंडिचर लिखा नहीं, खर्च कितना कर, ई ने खर्च कितना किया 88%। यानी कि वो ये 22,000 है जो 88% की वैल्यू है। 88% कितना मिल गया हमें, 22,000। ठीक है। तो उसके कुल वेतन और बचत के बीच का अनुपात निकालना है हमें, यानी कि कुल वेतन जो यहाँ पर है और यहाँ पर जो बचत है, इन दोनों के बीच रेशियो क्या है। ठीक है। तो अब बच्चे करेंगे क्या, बच्चे करेंगे 88% बराबर हमें दे रखा 22,000। ठीक है। मान लो सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें दिमाग में यही तो आएगा, 88% बराबर हमें दे रखा 22,000। क्योंकि दे रखा है क्योंकि 88% खर्च करता है, तो उसने खर्च कितना कर रखा है 22,000, यानी कि 88% 22,000 है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका 1% निकालेंगे, फिर उसके बाद 88 में 12% कम है 100% में ना, तो 1 में 12 से गुणा करेंगे, उसके बाद टोटल मिला के जो हम 12% निकालेंगे 88%, टोटल हो जाएगा 100%। ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। हाँ तो जो हम 12% इसका निकालेंगे पहले, फिर 88 12 को जोड़ेंगे तो 100% बन जाएगा, यानी टोटल हमें सैलरी पता चल जाएगी। तो उसकी सैलरी पता चलने के बाद फिर हम निकालेंगे सैलरी और बचत के बीच का रेशियो। ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें तो हम टाइम खत्म हो जाएगा ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, हमें बता रखा है कि 88% वो खर्च करता है, इसका मतलब उसकी सैलरी मानो 100% है। 100% में से वो 88% खर्च कर देता है। अब उसके बाद बचता कितना है, 88% खर्च करे तो कितना बचेगा, 12% बचेगा। तो वो हम सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि 100% यानी कि सैलरी और बचत 12%, इन दोनों के बीच रेशियो क्या है। तो रेशियो निकाल दो, सिंपल सा है। यहाँ पर लिखो 100 रेशियो 12, इसे काट लो, 4 से काटेंगे 25 आएगा, यहाँ काटेंगे 3 आएगा, खत्म। 25 अनुपात 3,
हम भाई परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं ना, हमें पूरी वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है। हम 100% क्यों निकालें, हम 12% क्यों निकालें, जब हमारे पास 100% 12%, हमसे तो रेशियो पूछा गया है। रेशियो निकालने के लिए ये परसेंटेज में हम रेशियो निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि जो परसेंट दिया है उसकी जो वैल्यू आएगी और जो 12% की वैल्यू आएगी उसे काटने के बाद इतना ही आने वाला है, ठीक है। उसे सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो इतना ही आएगा। तो हम पूरी वैल्यू क्यों निकालें जब हमारे पास परसेंटेज दे रखा है, मतलब 88% दे रखा है कि खर्च करा है, और इसके बीच पूछ रहा है। तो 100% सैलरी होगी, 88% खर्च कर दिया और 12% बचा, तो 12% और 100% के बीच रेशियो निकाल दो, बस खत्म करनी। इस तरीके से 100 और 12 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 12:3 आ गया हमारा रेशियो। समझ गए? इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एफ, ये तो चलो वो है रफ था, ठीक है। एफ अपने व्यय यानी इसने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। एफ अपने व्यय एक्सपेंडिचर का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, यानी एजुकेशन पर खर्च करता है। वह शिक्षा पर कितनी राशि खर्च करता है, ये पता लगाना है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। एफ स्पेंड्स 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि वो मान लो वो 50% खर्च करता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 50% खर्च करता है। 50% उसने खर्च कहाँ कहाँ पे किया ये नहीं पता, लेकिन इसमें सवाल में दे रखा है कि 50% उसने खर्च किया, जिसमें से 20% वो शिक्षा एजुकेशन पे खर्च करता है। अब हमें वही पता करना है कि उसने एजुकेशन में कितना खर्च किया। तो पहले तो हम वो निकालें कि 50% उसने कितना है, उसके बाद उसका 20% निकालेंगे, ठीक है। तो एफ स्पेंड्स 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फाइंड व्हाट अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, ठीक है। यानी कि एफ ने जो शिक्षा पर 20% खर्च किया है वो हमें पता लगाना है। तो पहले हम ये तो पता लगा लें कि एक्स ने खर्च कितना किया है, जितना खर्च किया होगा उसका 20% निकाल देंगे, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं, इसमें वैल्यू दे रखी है। एफ ने देखो एक्सपेंडिचर ये है, हमसे ये पूछा कि एक्स ने जितना भी खर्च किया हो उसका 20% उसने एजुकेशन पे खर्च किया है, वही बताना है हमें, ठीक है। समझ गए? चलो फिर अब हमें दे रखा है, इसकी सैलरी दे रखी है और सेविंग दे रखी है, यानी कि वेतन और बचत दे रखा है। हमें एक्सपेंडिचर यानी खर्च निकालना है। तो 32,000 में से 5,500 घटा दो, इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 में से अगर 5 घटाओ तो 27, 27 में से 500 घटाओ 26,500 इसका एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। एक मिनट को मैं समझाता हूँ। सैलरी हमें दे रखी है एंड हमें यहाँ पे दे रखा है सेविंग एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। हाँ, तो सैलरी हमें कितनी दे रखी है, ऊपर चेक कर लेता हूँ। सैलरी दे रखी है, देखो एफ की सैलरी रखी है 32,000, एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं, और सेविंग कितनी दे रखी है 5,500। अब एक चीज़ पता लगाओ, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए पूरी सैलरी में से 5500 हम घटा देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सैलरी होती क्या है, सैलरी एक्सपेंडिचर यानी खर्च और सेविंग बचत का जोड़ी तो होता है। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मुझे सैलरी में से ये घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे? एक इसमें सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। देखो मान लो एस माने सैलरी हो गया, ऐसे एल पूरा लिखना पड़ेगा सैलरी। अब ये सेविंग को मैं इधर ले आता हूँ, सेविंग को इधर ले आता हूँ। अभी सेविंग इधर आके माइनस, सेविंग अभी प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया सेविंग। इधर क्या बचा? एक्सपेंडिचर। तो यही तो निकालना है। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें सैलरी में से सेविंग को माइनस करना पड़ेगा। आ गया, मैंने फार्मूला भी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ज़्यादा वीक होंगे वो समझ गए होंगे इस तरीके से। और पहली बात, जिनको इतनी कुछ बहुत बेसिक चीज़ थी, इसे समझाने में कुछ मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, तो सैलरी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए सैलरी और सेविंग में से सैलरी में से सेविंग घटा देंगे। तो 32,000 में से 5,500 घटाओ, 26,500 आएगा। 26,500। तो उसने खर्च टोटल किया 26,500, लेकिन 20% उसने शिक्षा पर खर्च किया। तो 26,500 का 20% कितना हुआ भाई हमें बताना है। तो 20% का मतलब 5 से भाग कर दो इसको। तो 5 से भाग करने क्या आएगा, 5 पंजे 25 और 5 तियाँ 15, 0 5,300 आ गया। आंसर हो गया। देखो आंसर है, सेकंड सवाल चेक कर लेते हैं। 5,300 तीसरा ऑप्शन है, 5,300, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। देखो सी सेव्स 12% ऑफ हिज मंथली सैलरी, वो अपनी सैलरी का 12% बचाता है। एंड ही स्पेंड्स 10% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन होम रेंट, ठीक है। वो अपने खर्च का 10% अपने घर के किराए के लिए खर्च कर देता है, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट ही स्पेंड ऑन हाउस रेंट, यानी उसने अपने घर के किराए के लिए
कितना खर्च किया वो हमें बताना है उसको, क्योंकि उसने 10% खर्च किया है, लेकिन 10% है कितना, एक्चुअल वैल्यू कितनी 10% वो बताना हम लोगों को, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। सी अपने मासिक वेतन का 12% बचाता है और वह घर के किराए पर खर्च का, यानी कि जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से वो 10% खर्च कर देता है अपने घर के किराए पर। उसने घर के किराए पर कितनी राशि खर्च की ये बताना है, ठीक है। एक बार हम टेबल देख लेते हैं। देखो सी की बात हो रही है ना, सी ये रहा, उसकी टोटल सैलरी 27। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के बताता हूँ, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सैलरी कितनी है उसकी और एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। सैलरी है उसकी 27,000 दिख रहा है, 27,000। एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं, सैलरी सेविंग वो करता है 10%। सॉरी सेविंग नहीं करता है, कितना बताया उसने, हाँ सेविंग करता है 12%, सेविंग करता है 12%, ये सवाल, ठीक है। अपने मासिक वेतन का 12% बचाता है, यानी सेविंग 12% करता है। तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग मिलकर 100% बनाता है। ये 27,000 100% बनाता है, तो ये 12% है, तो ये कितना होगा 88%, ठीक है। तो 88 और 12 100% बन गया, यानी 27,000 का 88% खर्च करता है, 27,000 का 12% बचाता है, समझ गए। एक चीज़ और याद रखना, मैंने जैसे कि अभी एक ऊपर सवाल था उसमें मैंने 32,000 में से 550 घटाया, तो मैंने डायरेक्ट 26,500 कर दिया, तो वो मेरी स्पीड थी ना घटाने की, और जोड़ने की स्पीड है ना मेरी, तो उसमें मैंने अपना टाइम बचाया। और जिसको नहीं आता है, पता चले 32,000 में से 500 घटा रहा है, पहले 5,000 घटा रहा है, तो 32 में से 2 गया 30, 30 में से 3 27, 27 में से 500 गया 26,500। तो इस तरीके से आपका टाइम, आप खुद अपना टाइम लगा रहे हो। तो हम बच्चे कहते हैं कि DIY स्पीड नहीं मिल रही, बढ़ रही है। तो भाई देखो, जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, इन सबको स्पीड से कैसे करें, मैंने सब सिखा रखा है आप लोगों को, ठीक है। और जो अभी पहली बार में वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता देता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाओ एंड कैलकुलेशन बूस्ट नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारी वीडियो हैं कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि 12% था, अब मुझे मालूम है कि 100% सैलरी है, 12% सेविंग करता है, हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 12% बचाता है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि एक्सपेंडिचर कितना है। तो हमें पता है कि ये दोनों जोड़ के 100% बनाए, तो जब ये 12 है तो ये कितना होगा 88, सिंपल। अब पता चले आप इसमें 100 में से 12 घटा रहे हो, 100 में से 10 गया 90, 90 में से 2 गया 88, तो ये आप खुद गलत कर रहे हो ना, 3-4 सेकंड आप खुद बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी मेहनत बताती है कि आपने कहाँ पे कितना ध्यान दिया है, ठीक है, समझ गए। तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आपको स्पीड से आना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है, एग्जाम के बैंक एग्जाम के लिए, क्योंकि सेकंडों में सवाल हमें सॉल्व करने हैं, मिनट की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। चलिए फिर इसको हम सवाल को करते हैं। अब क्या, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, अब हमें ये बताना है कि वो पूछ रहा है कि टोटल खर्च 88% है, जिसमें से 10% वो खर्च करता है अपने घर के किराए के लिए। साफ साफ हमें बता रखा है, खर्च करता है वो किराए पर खर्च का 10% खर्च करता है, यानी खर्च का, यानी 88% का 10%। और खर्च किस में से करता है, टोटल सैलरी में से 27,000। तो हम इसको कैसे बना सकते, एक तो तरीका यह है कि पहले 27,000 का 88% निकालो, जो भी आएगा उसका 10% निकालो, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक तरीका क्या है, 88% का 10% ऑफ 27,000, 27,000 का पहले 88% निकालना था, फिर 10% निकालना था, तो हमने 88% का 10% कर दिया, 10% का 10% ऑफ 27,000, यानी 27,000 का 88% भी निकाल दिया, 10% भी निकाल दिया, जो भी आएगा वो हमारा टोटल आ जाएगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए तो इसको हम कर सकते हैं, इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट गए, इस परसेंटेज से एक जीरो ये, एक जीरो ये। अब ये कैसे हुआ, शुरू की 3 बेसिक क्लास में ये सब सिखा चुका हूँ, एंड सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ में भी मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ में भी, नहीं वहाँ तो वैसे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ वहाँ पे भी मैं काफ़ी कुछ सिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए फिर अब बचता है हमारे पास 88 और 27, इन दोनों की गुणा कर दो, 88 गुणे 27। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर काम आएगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन क्या है हमारे, ये देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 79 हाँ 79 होता है। एंड एक चीज़ आपने नोट की इसके अंदर, 5 6 7 8 9 लास्ट का डिजिट सबका अलग अलग है। जब लास्ट का डिजिट सबका अलग अलग है तो हम बस लास्ट का डिजिट देखेंगे क्या आ रहा है। 8 7 56, 6 आएगा, तो 6 किस में है हमारा, सेकंड में हमारा आंसर हो गया 2376। वेरी सिंपल भाई, छोटा मोटा खेल था,
बस दिमाग लगाना है कहाँ पे कितना दिमाग लग जाए, ठीक है। चलिए फिर इसे आप गुणा कर लो, इतना ही आएगा 2376, समझ गए। और गुणा करना मैंने सिखाया स्पीड से कैसे करना है, यूनिवर्सल मेथड सिखाया था मैंने आप लोगों को, वो यहाँ पे लगाओ फटाफट कर लो। या तो देखो इसको बांट लो 11 गुणे 8, या फिर इसको बांट लो 20 प्लस 7 में, चाहे स्प्लिट मेथड से कर लो, चाहे 11 की ट्रिक लगा लेना और 8 से गुणा कर लेना, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत तरीके हैं यार। पहली बात तो 8 7 56 6 आया लास्ट में, हमने देखा ऑप्शन में एक ही ऐसा है जिसके लास्ट में 6 है, बस आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ आप। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है कि व्हाट इज़ द एवरेज की बात चल रही है, एवरेज सैलरी ऑफ ए बी डी एंड एफ पर्सनस, ठीक है। यानी कि ए की, बी, डी एंड एफ, इन चारों की सैलरी का एवरेज बताना है। इफ़ डी एक्सपेंडिचर इज, मतलब डी का एक्सपेंडिचर इज 25,800, ठीक है, इतना दे रखा है, दिख रहा है ना, ठीक है। एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। देखो ए बी डी और एफ व्यक्तियों का औसत वेतन क्या है ये पूछ रहा है, और हमें दिया क्या है, डाटा दे रखा है। यदि डी का व्यय यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च 25,800 है तब, ठीक है। तो हम यहाँ पहले पता करते हैं कि टेबल में क्या क्या दे रखा है हमें, ठीक है। आ जा भाई आ जा, बात कर रहा है ए बी डी एफ। ए का वेतन दे रखा है, बी का दे रखा है, डी का नहीं दे रखा। अब डी का हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें सेविंग दे रखी है, एक्सपेंडिचर और सैलरी नहीं दे रखी है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में यदि डी का व्यय यानी एक्सपेंडिचर, इसकी बात कर रहा है, यानी कि डी का एक्सपेंडिचर 25,800 है तो हम सैलरी डी की निकाल लेंगे। और क्या था, एफ यानी 32,000, यानी कि ए बी डी एफ की सैलरी जोड़कर इसका एवरेज निकालना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो डी का कहेंगे, डी का, हाँ, डी का एक्सपेंडिचर कितना है 25,800, तो डी का एक्सपेंडिचर 25,800, तो सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे, सैलरी निकल जाएगी। एक्सपेंडिचर है हमारा 25,800 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, और सेविंग है 4,200, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 25 4 29 और 800 और 200 30। तो हमारे पास डी की सैलरी आ गई 30,000, ठीक है। एक मिनट, डी की जो टोटल सैलरी है 30,000 आ गई। अब बाकी की हमें क्या दे रखी है, बाकी की यहीं पे जोड़ लेते हैं ना, यहाँ पे करने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। डी की सैलरी 30,000 है, यहाँ पे 30,000 रखना, चलो 30,000 ये है, और 32,000 डी एफ ए बी इन चारों की बात हो रही है, ठीक है। तो डी की 30,000 है, इसकी 32,000, 62,000 हो गया। अब 62,000 में जब 38,000 जोड़ देंगे तो 8,000 जोड़ेंगे तो 70 में 30 जोड़ो 1,45,000 हो गया टोटल। तो टोटल इन चारों का कितना हो गया 1,45,000, ठीक है। टोटल हो गया ए बी डी एफ चारों का। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 4 से क्यों करा, क्योंकि ये 4 लोगों की सैलरी का पूछ रहा है, तो 4 से भाग कर रहा है, ठीक है। 4 से भाग कर दो, 4 3 12 और 4 6 24, 4 6 24 और 24, हाँ, 1 4 4 दूनी 8, 362। आगे करने की जरूरत नहीं है, पहले इसमें ऑप्शन में चेक कर लो, 362 से हमें पता चल जाए तो अच्छी बात है। ये देखो 365 362, सेकंड आंसर हम आ गए, ठीक है। 362 50 खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, देखो ना, हमने इसे भाग करा, 3 अंकों तक भाग करा, 362, आगे करने की जरूरत नहीं है, पहले चेक कर लो ऑप्शन, 365 362 367 360 355, वो 65, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 362 आ रहा है, खत्म, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दिमाग लगाने वाली बात है कि कहाँ पे हमें किस समय क्या चीज़ देखनी है, ऑप्शन का कब यूज़ करना है, और कितना हमें भाग करना है, या फिर कितनी हमें कैलकुलेशन करनी है, कितनी नहीं करनी है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस सेट का। चलिए मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये ना, देखो, अरे यार ये कहाँ चला जाता है, ये देखो, ठीक है, पढ़ो इसे। ए सैलरी इज इंक्रीज 20%, यानी ए की सैलरी 20% इंक्रीज होती है, एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज 10%, उसका खर्च भी 10% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज न्यू सेविंग एंड प्रेजेंट सेविंग, यानी कि ये जो इसकी इंक्रीजमेंट हुई है उससे पहले जो सेविंग हुई करी थी उसने, और जो इंक्रीजमेंट के बाद वो सेविंग कर रहा है, उन दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ। ए के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है, और उसके व्यय यानी खर्च में भी 10% की वृद्धि हुई है। उसकी नई बचत और वर्तमान बचत के बीच अंतर ज्ञात करो, ठीक है, ये बोला उसने, ठीक है भाई। पहले एक बार टेबल देख लेते हैं, टेबल में क्या क्या दे रखा है हम लोगों को। देखो टेबल में क्या दे रखा है, टेबल में हमें दे रखा है, ए की बात हो रही है ना, तो पहले हम ए की सैलरी कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ए की बात हो रही है, ए की सैलरी
45,000 है, 45,000। और इसका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर कितना है इसका 37,500। सेविंग हमें दिन ही हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, इसमें से खर्च घटा देंगे, आ जाएगी 45 में से 37 घटाओ, 37 और 3 यानी 8,000, 8,000 में से 500 घटा दो, 7,500। ठीक है, ये आ गया जो इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि होने से पहले जो सैलरी और खर्च है। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि ए के 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है वेतन में। ठीक है, तो इसका 20% यानी 5 से भाग कर दो, 5 में 45, 9,000, 20% निकल गया है 9,000। एंड इसमें 10% की वृद्धि हुई है एक्सपेंडिचर में, तो इसका 10% निकालना मैंने सिखाया है, कितना है 3,750। अब पूछा है कि अब उसने पूछा है कि यहाँ पे जो सैलरी आएगी वृद्धि के बाद उसका और इसका डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक्चुअली दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बैकग्राउंड में, तो मैंने थोड़ा सा काट दिया वीडियो को। ठीक है, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये बता दिया था, ये भी बता दिया कैसे आया। ये सैलरी का 20% 9,000। अब हम क्या करेंगे, वृद्धि करके 20% लेके आना ना, 20% की वृद्धि हुई तो उसमें 20% जो आया उसमें जोड़ना पड़ेगा सैलरी में, तो 45,000 में 9,000 जोड़ दो, आ गया हमारा 54,000। ठीक है, यानी सैलरी को 20% बढ़ाने के बाद इतना बनेगा। अब एक्सपेंडिचर में इसका 10% इतना आया, तो 10% इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा सैलरी के अंदर, तो जोड़ने के बाद इतना आएगा 41,250। ठीक है, तो ये हो गया। अब 10% वृद्धि के बाद ये एक्सपेंडिचर हो गया, और 20% वृद्धि के बाद ये सैलरी हो गई। अब इन दोनों को हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 12,750। ठीक है, 12,750 आएगा। अब 12,750 हमारा न्यू सेविंग है। अब ओल्ड सेविंग कितनी है हमारी 7,500। इन दोनों को घटा दो, 12 में से 7 गया 5,000। ठीक है, अब 5,000 5,000 बचा मेरे पास, तो यहाँ पे बचा 5,750। तो 750 में से 500 घटाओ, 5,250 बचेगा। ठीक है, 5,250, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इन दोनों का अंतर ही तो पूछा था, उसने बोला था कि अभी जो सेविंग है वो और न्यू सेविंग इंक्रीजमेंट के बाद जो सेविंग है वो, उन दोनों का अंतर बताओ हमें। ये देखो, नई बचत ये एंड वर्तमान बचत, इसकी बात कर रहा है के बीच अंतर बताना, ये बता दिया। ठीक है, समझिए। अब ये तो हमारा एक बेसिक तरीका था करने का। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में कैसे करना है। देखो 5,250 क्या आया, 5,250 ये हमारा बड़ा जो हमने इंक्रीजमेंट किया था वही तो है ये 5,250। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना है हम लोगों को, देखो 9,000 में से तुम 3,750 घटाओ, 5,250 ही आएगा यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर था। हमें ये नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी कि 9,000 निकाल के जोड़ दो इसके अंदर, 3,750 निकाल के जोड़ दो इसके अंदर। ठीक है, फिर जोड़ इन दोनों को घटा के फिर ये आएगा, फिर इसके घटाओ। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को, हमें एग्जाम में ऐसे करना ही नहीं है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान कर लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, 20% बोले कि 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है भैया, 45,000 का 20% 9,000 हो गया, हमने लिख दिया। अब उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई है, यानी इसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हुई है, तो हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब यहीं पर आप घटा दो, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 20% की वृद्धि 9,000 और 10% की वृद्धि 3,750 इसके खर्च में, इसको जो घटाओगे तो जो बचेगा वही तो सेविंग है। तो हम क्यों इसमें जोड़ें फिर इसमें से घटाएं। अब ये आप इसके अंदर जोड़ोगे फिर इसमें से घटाओगे, यही तो आएगा। यहाँ पे हमने ये तो किया, 9,000 इसमें जोड़ा ये आया, ये इसमें जोड़ा ये आया, अब इन दोनों घटा के ये आया, अब ये इसमें से घटाने जा रहे हैं। तो ये पैटर्न करने की ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, ये करने का फिर इसको घटाना था, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। बस 20% निकाला, 10% निकाला, दोनों को घटा दिया, जो आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर यही तो है। तो अंतर जो बड़ा है वो वही तो होगा। इंक्रीजमेंट के बाद यही सैलरी इतनी बढ़ गई, सेविंग इतनी बढ़ गई, तो वही तो हमारा डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ गए, तो समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी डाउट अगर इसमें आया हो तो आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ के पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डाउट ग्रुप का, टेलीग्राम वाला। ठीक है, उसमें जाना, आप बता देना कि इस सेट का ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझा दूंगा दोबारा से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ सेट। अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेट। ठीक है, देखो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया ना, पहले वाला सेट थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने, मतलब मिसिंग DI लेके आया। अब ये भी थोड़ा सा लेवल अप होगा। ठीक है, डरना मत। एंड कल टेबल DI की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, कल मैं 2 सेट लेके आऊँगा, वो थोड़े से और अच्छे लेवल के लेके आऊँगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, थोड़ा थोड़ा लेवल मैंने बढ़ाया। और मैंने कोशिश की है कि हर DI के सेट में, टेबल DI के जितने भी सेट कराए हैं सब में मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की है, कोई भी रिपीट नहीं कराया मैंने ना, हर टेस्ट सेट में मैं कुछ सिखाने की कोशिश की है। इसलिए मैंने टेबल DI की कुछ ज़्यादा, शायद 6 या 7 क्लास हो गए ना टेबल DI की। ठीक है,
ये मत सोचना कि टेबल डीआई कराते जा रहे हो, भाई जो मैं करा रहा हूँ करते चलो, फ़ायदा आपका ही होगा, ठीक है। समझ गए, जितना ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही। और हर डीआई के सेट मैंने जो लेके आया हूँ टेबल डीआई में, सब में मतलब सब सेटों में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को, कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन जरूर होगा। समझ गए। चलिए आप लोग अपने आप से भी डीआई का सेट करते रहो, जो सेट ना हो मुझे टेलीग्राम पे भेजो, मैं उसको वीडियो बना के सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए टेबल डीआई की बात कर रहा हूँ, जो मैं करा दूंगा वो सेट भेजना, फालतू मत भेजना, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट सेट। इसमें क्या लिखा है, इंग्लिश में तो छोड़ो हटाओ, नीचे पढ़ के क्वेश्चनों के आंसर देना है, इसे मत पढ़ो। टेबल देखो आप, टेबल को मैं थोड़ा कलरफुल कर दिया ना, काश ऐसे कलर हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं, इतनी कलरफुल ज़िंदगी हमारी होती है ना, जैसे पीडीएफ है। खैर छोड़ो, भाई चला जाना, क्यों दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है देखो आप इसमें टेबल में क्या है, मोबाइल दे रखे हैं, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स, एलजी, एचटीसी, सोनी, ठीक है। इनकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में बनाए हैं फ़ोन, ठीक है, फ़ोन। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा है। प्रॉफिट, वो परसेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ कितने परसेंट का मिला है। एंड प्रॉफिट ये रहा। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बनी इतने में और प्रॉफिट ये मिला, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझाओ, थोड़ा सा समझाता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझाएंगे तो बिल्कुल। चलो इसका यूज़ करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ बाद में, पहले समझाता हूँ कुछ। देखो मान लो हमने 80 रुपये में कुछ चीज़ बनाई, हमने एक फ़ोन बनाया, वो 80 रुपये का बना, यानी ये क्या हो गया, 80 रुपये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, जितने निर्माण करने में लगा है। एंड मैंने क्या करा, इसको मैंने बेच दिया 100 रुपये में, तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। 80 का बनाया, 100 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे 20 रुपये का। समझ गए आप लोग। अब समझाना ये चाह रहा हूँ मैं, मुझे देखो सवाल में सैमसंग के फ़ोन में, सैमसंग का फ़ोन 35,000 रुपये का बना एक फ़ोन, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ 3,500। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है, और सेलिंग प्राइस और परसेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं दे रखा मेरे को, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीपी और प्रॉफिट मुझे दे रखा है, सीपी 80, प्रॉफिट है 20, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करूँगा, सीपी और प्रॉफिट को जोड़ दूंगा, 100 आ जाएगा मेरा, ये तो है। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। सैमसंग में कॉस्ट प्राइस यानी 3,500, प्रॉफिट हुआ 3,500 का, सॉरी 35,000, और प्रॉफिट हुआ 3,500। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस बराबर होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये तो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब कि जितने में हमने बेचा क्या, हमने बनाया था भैया 80 रुपये में, और उस पर हमने प्रॉफिट कमाने के लिए 20 रुपये बढ़ा के बेच दिया, ये तो हुआ सेलिंग प्राइस हमारा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ गए आप लोग। बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें बताता नहीं है, मतलब इतना बेसिक से डीआई में, वो भी हो सकता है आपको जब कोई प्रॉफिट लॉस समझाए उसमें बताए, लेकिन डीआई में नहीं समझाएगा, ठीक है ना। चलो फिर, तो इतना समझ गए ना आप लोग, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। अब ए का तो हमने निकाल दिया, चलो निकाल लेंगे। एप्पल में भी हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो हम ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। और माइक्रोमैक्स में सिर्फ हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, इसका मतलब इसका हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। एलजी में भी हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे, दिख रहा है ना, एलजी के फ़ोन में भी कुछ नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस दे रखी है। एचटीसी में हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस और परसेंटेज, इसका हम निकाल लेंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे। सोनी में क्या है, सोनी में हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, ये तो ए वाला सिस्टम ही है, तो इसका भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब जरूरत जैसे जैसे पढ़ती जाएगी मैं आपको निकाल के दिखाता रहूँ कैसे कैसे निकलेगा फॉर्मूले के साथ, ठीक है। चलो अभी पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या, अरे यार मैं पहला सवाल लिखना भूल गया यार, चलो क्या है सामने ही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, समझ जाना आप लोग। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर आप लिख के लाओ वैसे समझ में आता है, तो अभी तो सामने है ना, समझ जाओगे ना। अभी दूसरा क्वेश्चन लिख लूँगा मैं, अभी लिखूँगा टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस एंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सोनी मोबाइल, यानी कि ये पूछ रहा है सोनी का फ़ोन, क्या सोनी का फ़ोन ये रहा। अब वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये बता दो हमें। तो मैंने बताया सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हमने बेचा, कितने में बेचा हमने भाई, जो हम जितने में हमने बनाया और जितना हमने प्रॉफिट कमाया, यही दोनों तो होगा सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 32 4 36,
36,000 हो गया सेलिंग प्राइस, तो जिसमें 36,000 होगा वही हमारा आंसर होगा। और ये 36,000 तो इसे सारे ऑप्शन में दे दिया, एग्जामिनर तो भाई चालू निकला। तो हमने विक्रय मूल्य तो निकाल लिया, यानी सेलिंग प्राइस तो निकाली 36,000, तो इसने तो सब में 36,000 दे दिया। अब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आंसर क्या होगा, तो अब इसने बोला लाभ प्रतिशत और निकालना है। अगर 36,000 किसी एक ऑप्शन में होता तो वो हमारा आंसर होता, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 36,000 हमने निकाल लिया, मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया 36,000, तो 36,000 तो सब में दे दिया। एग्जामिनर चालू था, उसने पता था कि तुम देख के समझ जाओगे 36,000 होगा, लेकिन उसने एक स्टेप बढ़ा दिया, सवाल को थोड़ा कठिन कर दिया। उसने कहा बेटा आप लाभ प्रतिशत भी निकालो तुम, ठीक है। तो चलो भाई हम भी बहुत चालू हैं, लाभ प्रतिशत हम निकाल देंगे। हमारा क्या सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 36,000। दो चीज़ें पूछी है ना, सेलिंग प्राइस बताओ और प्रॉफिट एंड परसेंटेज बताओ। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, ठीक है। कल की यानी जो इससे पहले जो वीडियो पड़ी थी उसमें मैंने बता चुका हूँ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितना हो रहा है हम लोगों को, लाभ हो रहा है हमें 4,000 का। और CP यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 32,000, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे फार्मूला का यूज़ करके, पहले लाभ लिखेंगे 4,000 है प्रॉफिट हमारे पास, CP कितना है हमारा 32,000 गुणे 100। इससे हमें जब हम अपना मेथड लगाते हैं तो हम अपने लाभ प्रतिशत निकालना है ना, कि 4,000 32% का कितना है, प्रतिशत निकालना हमें। तो इसको हमें हटा देंगे, हमारा जो मेथड है 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ठीक है। अब 4 एकम 4, 4 अठे 32, यानी कि हमारा 1/8 आया। अब 1/8 हमें यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा ना आंसर, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 1/8 बराबर होता है 12.5%। सिंप्लीफिकेशन में सिखा चुका हूँ, ये मैं बता भी चुका हूँ, परसेंटेज वैल्यू याद करते रहा करो, ठीक है। तो ये 12.5% हमारा आंसर हो गया। अब जिसमें 36,000 और 12.5% होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 36,000 12% में पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पाँचवें में नहीं है, ठीक है, पहला आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखो, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ प्रॉफिट, ये लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ प्रॉफिट माइक्रोमैक्स इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोमैक्स इज 3/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ HTC मोबाइल। यानी कि यहाँ पे माइक्रोमैक्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो HTC की कॉस्ट प्राइस का 3/5 है। समझ गए, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ऊपर टेबल में माइक्रोमैक्स की हमें प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है। हाँ सही में, ठीक है। अब एक चीज़ हिंदी में बता देता हूँ थोड़ा सा। माइक्रोमैक्स का लाभ प्रतिशत क्या है हमसे पूछ रहा है। यदि माइक्रोमैक्स का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है, माइक्रोमैक्स का क्रय मूल्य HTC मोबाइल के क्रय मूल्य का 3/5 है। समझ गए। चलिए, हमसे माइक्रोमैक्स ये रहा, इसकी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस और लाभ होना चाहिए, तभी हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। हट जा भाई, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे CP यानी कॉस्ट प्राइस गुणे 100। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है, लाभ और CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो माइक्रोमैक्स का ना हमें CP पता है ना हमें लाभ पता है। तो अब ये निकालने के लिए हमें प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें पास कुछ है ही नहीं, लेकिन इसे हिंट दे रखी है, एक सवाल में हमें एक हिंट दे रखी है कि यदि माइक्रोमैक्स का क्रय मूल्य HTC मोबाइल के क्रय मूल्य का 3/5 भाग है, ठीक है, तब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। चलिए, वो बोल रहा है कि HTC का जो क्रय मूल्य है इसका यहाँ पर जो भी होगा उसका 3/5 ये है माइक्रोमैक्स, ठीक है। लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है DI में, ठीक है। अब हमें HTC का ये भी नहीं दे रखा, यानी कि सवाल टाइम टेकिंग है। समझ गए, ऊपर जो हमने जल्दी से सवाल करके सेकंड बचाए थे उसका यूज यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। HTC का क्रय मूल्य हमें नहीं पता, लेकिन जो भी क्रय मूल्य होगा उसका 3/5 भाग माइक्रोमैक्स का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य बोलते हैं ना, हाँ, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अब हमारे पास दे रखा है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत। इन दोनों की सहायता से हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक फार्मूला होता है भाई, CP निकालने का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखो, जब पहली बात तो मैं बता दूँ, इधर प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला होता है SP यानी सेलिंग प्राइस, जो कि हमें दे रखी है, HTC की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ती है हमें, और जरूरत पड़ती है प्रॉफिट परसेंटेज।
प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई हमारे पास 10%, तो इन दोनों की सहायता से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी वो एसपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 2 फार्मूले लिख के लाया हूँ, ये तो अभी इस क्वेश्चन में लगेगा, ये किस लिए? देखो जब हमें दिया होता है कि 10% का लॉस हो रखा है, यहाँ पे तो प्रॉफिट दे रखा है ना हमें, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है। अब पता चले हमें बोल देता कि परसेंट ऑफ लॉस होता है यहाँ पे, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करते। अब कोई कंडीशन आ जाए, जैसे मैंने तो इस टाइप का सवाल कराया भाई, एग्जामिनर तो ये भी दे सकता है, तो आपको मैंने इसीलिए दोनों फार्मूले लिख दिए, दोनों को नोट कर लेना, याद कर लेना। जब बोले कि 10% का लॉस है और सीपी इतना है, तो वो एसपी इतना दे रखा है, तब सीपी निकालो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। अभी हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया 10% का हमें प्रॉफिट हो रखा है और एसपी दे रखा है, तो सीपी निकालो, तो ये फार्मूला होगा। समझ गए आप लोग, दोनों नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना, ये भी काम का है, ठीक है। चलिए, तो इस फार्मूले को लगाएंगे और पहले एचटीसी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। जब एचटीसी का कॉस्ट प्राइस आएगा उसके बाद माइक्रोमैक्स का निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। चलो फिर सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी एचटीसी की 3300, सॉरी 33,000 बटे क्या गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है एचटीसी का 10%, ठीक है। अब वैसे भी इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं तो बस सिखा रहा हूँ। एग्जाम में मैं होता तो मैं तो पेन थोड़ी चलाना, तो माइंड में सॉल्व कर लेता भाई। मुझे पता है 33 में 100 से गुणा करूंगा और ये नीचे 100 और प्लस 10 110 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बाद में मैं इसकी गुणा कर दूंगा, मतलब भाग कर दूंगा 11 से, काम खत्म आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 0 और बढ़ जाएंगे, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 कर दूंगा 33 11 कम 11 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस एचटीसी की बात हो रही है, एचटीसी का कॉस्ट प्राइस मेरा इतना आ गया। अब सवाल में बोला है कि माइक्रोमैक्स का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, एचटीसी के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 3/5 है, ठीक है। तो 30,000 का मैं 3/5 निकाल लूँगा, इसको भी मैं माइंड में कर लेता, देखो कितना ईजी है भाई। 5 छंग 30 6 3 18, 18,000 आ गया मेरा, खत्म। तो इसे मैं तब भी करके दिखा दे रहा हूँ, 6 3 18, तो ये 18,000 क्या आया, 18,000 आ गया हमारा माइक्रोमैक्स का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। क्योंकि उसने बोला था हमें कि ये तो एचटीसी का कॉस्ट प्राइस था, एचटीसी का जो कॉस्ट प्राइस है इसका 3/5 जो भी होगा यानी कि 18,000 वो होगा माइक्रोमैक्स का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमसे पूछा गया सवाल में, हमसे पूछा कि लाभ प्रतिशत निकालो माइक्रोमैक्स का। अब हमने तो 18,000 ये निकाल लिया, माइक्रोमैक्स का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने। चलो मैं लिख देता हूँ, माइक्रोमैक्स का सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 18,000 हो गया। अब हमसे पूछा उसने माइक्रोमैक्स का लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100। सीपी तो हमें माइक्रोमैक्स का पता चल गया और लाभ हमें भाई पता ही नहीं है, टेबल में भी नहीं दिया है माइक्रोमैक्स का। सीपी 18,000 निकाल लिया और इसका सेलिंग प्राइस 22,000, प्रतिशत भी नहीं पता, ये हमें निकालने के लिए बोला है, ये दिया नहीं है। ये मिलेगा और ये मिलेगा तभी हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये तो हमने निकाल लिया 18,000, ये क्या है, अब प्रॉफिट निकालने के लिए जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है इन दोनों को घटा दो, यानी कि 18,000 ये है और 22,000 ये, तो 18,000 का बनाया 22,000 में बेचा, तो कितने का फ़ायदा हुआ 4,000 का, क्योंकि 18 4 22, ठीक है। 4,000 का फ़ायदा हुआ तो हमें प्रॉफिट भी निकाल लिया हमने भाई, माइक्रोमैक्स का प्रॉफिट कितना है 4,000। समझ गए आप लोग। अब हमारे पास सीपी भी है प्रॉफिट भी है। अब हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत कितना है। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्या था लाभ, अरे यार चेक कर लो, मैं ही भूल गया, अरे सीपी, हाँ सीपी गुणे 100 ये होता है, ठीक है। चलो फिर अब हमसे लाभ पूछा है, सीपी पूछा है, वो लाभ और सीपी दे रखा है, हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, इसे रख दो ऊपर, लाभ को ऊपर रख दिया और ये हो गया 3 0 से 3 0 कट गए, इसे हम 2 से काटेंगे तो 2/9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे प्रतिशत पूछा है, हमें 2/9 का प्रतिशत वैल्यू तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें 1/9 का पता है, ठीक है। वैसे मुझे तो पता है 2/9 की, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1/9 का हमें मालूम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं
2/9 को 1/9 1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ये तो लिखेंगे 2/9, तो इसको मैंने ये तोड़ दिया, ठीक है। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू मुझे मालूम है कितनी होती है, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11%। मेरे पास है 1/9 1/9, यानी कि इसे 2 बार जोड़ देंगे तो 22.22% हो जाएगा। पहली बात तो तुम्हें याद होनी चाहिए 2/9 की परसेंटेज वैल्यू 22.22 होती है, ठीक है, मुझे तो याद थी, समझ गया, मुझे सॉरी समझ गए, ठीक है। तो 2/9 मुझे याद थी 22.22%, तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लगा देता, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता थी, इसलिए मैंने सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। 1/9 की याद कर लेना, देखो 11.11% होती है 1/9, फिर 22.22% होती है 2/9, 33.33% होती है 3/9, इसे काट दोगे तो ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। जो हम याद करते हैं ना 33.33 1/3 होता है, वो ऐसे ही आता है। फिर 44.44% की वैल्यू होती है 4/9, इस तरीके से याद कर रखी है मैंने, ठीक है, इसलिए मुझे याद था। तो इसका 22.22% आ जाएगा, 2/9 का कितना हो जाएगा 22.22%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल में दे रखा है आंसर, वो क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन, ये तो लास्ट में आ गए, ये देखो तीसरा ऑप्शन है 22। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, ये 22 सही 2/9 लिखा है, ठीक है, ये लिखा क्या है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये लिखा है 22 सही 2/9%, ये चीज़ लिखी है। एक्चुअली जब मैं टाइप कर रहा था ना तो मैं ये वाला चिन्ह मैं बना नहीं पा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा गैप दे के 2/9 लिख दिया, ठीक है, समझ जाना आप लोग। इस ये तो मुझे मिल गया था सिंबल, ये भी मिल गया था, लेकिन 2/9 5/9 7/9 नहीं मिला, तो मैंने थोड़ा सा गैप करके लिख दिया। ये लिखा है 22 सही 2/9, ये लिखा है 24 सही 5/9, ये लिखा है 25 सही 7/9, ठीक है। मैं थोड़ा यूट्यूब पर देखे सीखूँ आगे से कैसे लिखते हैं, मुझे भी मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार ये मैथ के सवाल टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है 22 सही 2/9, ये हमारा 22 सही 2/9 को ही लिखते हैं 22.22%, ठीक है, समझ गए। तो ये तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। इसमें बोला है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस एंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ LG फ़ोन, LG मोबाइल, ठीक है, इफ़ प्रॉफिट इज 500 मोर देन द प्रॉफिट ऑफ सैमसंग मोबाइल। मतलब कि LG का जो प्रॉफिट है वो सैमसंग मोबाइल के प्रॉफिट से 500 रुपये अधिक है, ठीक है, ये बोला है इसके अंदर। और उसके बाद हमें बताओ कि भाई सेलिंग प्राइस कितना है इसका, और प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत कितना है, यानी परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, ठीक है। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। LG मोबाइल का विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत क्या है बताना है। यदि लाभ, यानी LG मोबाइल की बात हो रही है, यदि लाभ किसका लाभ, LG मोबाइल का लाभ सैमसंग मोबाइल के लाभ से 500 अधिक है, यानी कि सैमसंग मोबाइल का लाभ जितना भी होगा उससे 500 अधिक LG मोबाइल का लाभ होगा, ठीक है। एक बार टेबल देख लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा दे रखा है, ये देखो क्या दे रखा है हमें, LG मोबाइल का हमें निकालना है, कहेंगे सेलिंग प्राइस निकालना है एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए और परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो इन दोनों को जोड़ के हम सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस होगा तो परसेंटेज ऑफ क्या कहते हैं प्रॉफिट, मतलब परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। चलो फिर, और हमसे एक बात और बोल रखी है क्वेश्चन में कि सैमसंग मोबाइल के लाभ से 500 अधिक है, किसका लाभ, LG मोबाइल का लाभ, ठीक है। तो सैमसंग मोबाइल का लाभ कितना है, सैमसंग मोबाइल का लाभ 350 दे रखा है, तो सॉरी 3500 दे रखा है, इसमें 500 जोड़ देंगे तो 4000 हो जाएगा, तो वो 4000 किसका लाभ हो गया, LG का। तो LG का लाभ हमने कितना निकाल लिया, LG फ़ोन का लाभ यानी प्रॉफिट 4000 हो गया, ठीक, कैसे हो गया, इसने बोला है कि सैमसंग फ़ोन LG का प्रॉफिट 4000 सैमसंग के फ़ोन से 500 अधिक है, तो सैमसंग का था 3500, हमने जोड़ दिया 500, तो हमारा आ गया LG का, ठीक है। अब LG का हमने प्रॉफिट तो पता चल गया हम लोगों को, इसने पूछा कि अब पूछा क्या क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बताओ और लाभ प्रतिशत बताओ, ये दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि क्रय मूल्य और लाभ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्रॉफिट कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 4000, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस 28000, दोनों कितना हो गया 28,32, सॉरी दिख नहीं लगा, सॉरी 32,000, ठीक है, ये हमारा निकल गया। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जोड़ के आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 32,000 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस यानी SP हमारा हो गया 32,000,
अब पूछा है कि विक्रय मूल्य तो हमें निकाले 32,000, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 32,000 है क्या, है 32,000, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन में 32,000 दे रखा है और 2 में दे रखा है 34, यानी कि 34 वाले तो आंसर कभी नहीं हो सकते। 32, 32, 32 इन तीनों में से कोई आंसर होगा हमारा। चलो फिर इसका मतलब हमें लाभ प्रतिशत निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का ऑप्शन क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, चलो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे, यहाँ पे हो जाएगा लाभ बटे SP, सॉरी CP, हाँ CP होता है, सॉरी CP गुणे 100, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो लाभ कितना हमारा 4,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी LG की देखनी है, ठीक है 28,000, ये 3 से 3 कट गया, 4 7 28, यानी कि हमारा आगे 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 14.28%, ये याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है 14.28%। इसका मतलब ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कोई है, ये रहा, देखो ये रहा, ये तो 14 सही 1/7% है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये 14.28% नहीं होता है, 2/7 होना चाहिए, 14 सही 2/7 ये होगा, 5वां ऑप्शन हमारा होगा। 32,000 हमारा विक्रय मूल्य आ गया, सॉरी हाँ विक्रय मूल्य आ गया, और 14 सही 14.28% यानी 14 सही 2/7 ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, 5वां ऑप्शन हमारा सही हो गया, समझ में आ गया ना। इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, 1/7 नहीं लिखते इसको, 14 सही 2/7 लिखते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखना आ जाएगा, या इसको सॉल्व करके देखना ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लाता हूँ। अब ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट इसलिए क्योंकि इस सेट में 4 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉफिट अर्न ऑन एप्पल फ़ोन, ठीक है। तो एप्पल मोबाइल पर कितना लाभ कमाया जाता है, ठीक है, तो हम ये बताना है। तो पहले टेबल में देख लेते हैं हमें डेटा क्या दिया एप्पल के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा एप्पल फ़ोन, दूसरे नंबर पर हमें एप्पल का बताना है कि प्रॉफिट कितना है। तो एप्पल का प्रॉफिट बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, 14% इसका प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस की 53,000, ठीक है। तो 53,000 का 14% निकाल देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इससे पहली बार हम इसे आराम से कर सकते थे, परसेंटेज से 00 कट गए। अब हमें 530 गुणे 14 करना है। 14 का मतलब क्या हो गया 10 और प्लस 4, पहले 10 से गुणा करो फिर 4 से गुणा करो। 10 से गुणा करने पे क्या होगा 5,300, प्लस 4 से गुणा करने पे आएगा 0, 4 3 12 का 2 हासिल 520, 212। अब इसे जोड़ दो 5,000, 6,000, 7,000, 7,000, 3 1 7,000, 420 इसका आंसर आ गया। इतनी स्पीड से जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या है 7,420, मैं जो इतनी स्पीड से कर रहा ना, इतनी स्पीड से आप लोगों को भी करना पड़ेगा यार, ठीक है। इससे ज़्यादा स्पीड आ सकती है तो और अच्छी बात है, ठीक है, मुझसे अच्छा करो आप लोग, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा। तो आज हमारे सारे सेट पूरे हो गए, 2 के 2। कल जो मैं लेके आऊँगा ना, कल आखिरी वीडियो होगी टेबल DI की, और कल थोड़ा सा लेवल हार्ड होगा, समझने के लिए दिमाग खोल के बैठ कर मतलब बैठना, ठीक है, समझने के लिए। आज का जो मैंने कराया ना, इसको 2-3 बार कर लेना, तब कल और अच्छे से समझ में आएगा, समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, जुड़ जाना, कोई डाउट हो पूछ लेना। एंड आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो अगर आप PDF कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो गाइडली का लिंक नीचे दे रखा है, मेरा कूपन कोड होगा, उसे यूज करोगे तो गाइडली पे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12%, वैसे 10% मिलता है गाइडली पे, ठीक है। एंड और क्या मैंने दे रखा है, प्रैक्टिस के लिए बुक का लिंक भी नीचे दे रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, इच्छा है आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास पूरी हो चुकी है, दोनों सेट करा दिए हैं, बहुत बढ़िया सेट थे। इन सेट को अगर आप 3 से 4 बार नहीं करते हो ना, तो आप अपना घाटा करोगे, मेरा नहीं, ठीक है। तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, कर लेना। जो बिल्कुल चाहते हैं कि मैं DI सीखना चाहता हूँ उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।